नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नई शुरुआत चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज से हम करने जा रहे हैं क्लास 10 के 5 साल के पुराने पेपर। फ्रेंड्स, हम देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पुराने सालों के पेपर से रिपीटेड होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है 2021 में आने वाले पेपरों में इन पेपर से काफ़ी प्रॉफिट हो आप लोगों को। रहे हैं 2019 का पेपर। चलिए फ्रेंड्स, लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारा रैंकिंग कितनी है, हमसे कितना पेपर बनता है। इसको सॉल्व करवाएंगे, आप भी अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। देखिए, 1834 में जर्मनी में शुल्क संघ जाल्बे राइन स्थापित करने के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स, बहुत शॉर्ट मतलब अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। 1 से 7 क्वेश्चन जो 7 नंबर तक के, वो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, एक वर्ड में आप आंसर दे सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्यों हुआ था जाल्बे राइन संघ की स्थापना 1834 में? तो फ्रेंड्स, जर्मनी के एकीकरण के लिए। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि प्रिसा की पहल पर सन 1834 में जाल्बे राइन शुल्क संघ की स्थापित किया गया। इसकी स्थापना के साथ ही अधिकांश जर्मन राज्य इसका हिस्सा बन गए। इस संघ ने जर्मनी के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। देखिए, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। चीनी राजतंत्र द्वारा किताबों को क्यों मुद्रित करवाया गया? तो डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे सिविल सेवा परीक्षा के लिए बड़ी तादाद में यहाँ से करवाया गया था। किसके लिए, क्यों करवाया गया था? सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए। देखिए, क्वेश्चन थर्ड आप देखिए। शिलांग ने जल की कमी की गंभीर समस्या को कैसे हल किया? तो फ्रेंड्स, शिलांग, मेघालय की राजधानी शिलांग में देखते हैं छत जल संग्रहण द्वारा जल की समस्या को सॉल्व किया गया। मतलब वर्षा का जो जल होता था डियर फ्रेंड्स, उसके द्वारा इसको सॉल्व किया गया था, उसको एकत्रित कर लिया जाता था छतों में। देखिए, शिलांग ने जल की समस्या को छत जल संग्रहण द्वारा हल किया। क्वेश्चन 4 देखते हैं। श्रीलंकाई तमिलों में बेगानापन या अलगाववाद की भावना कैसे विकसित हो गई? तो डियर फ्रेंड्स, जो श्रीलंका में जो तमिल लोग थे, वो अधिकतर भारत के गए हुए लोग थे और उन पर भेदभाव की स्थिति के कारण डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे जो भाषा थी, वहाँ पे तमिल और सिंहली थी, लेकिन फिर बाद में उनकी राजभाषा डियर फ्रेंड्स सिंहली कर दिया गया। देखिए, सिंहली भाषा को राजभाषा बनाना, सरकारी स्थानों पर ओनली सिंहली भाषा का उपयोग करवाया जाना, विद्यालय है, अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सिंहली समुदाय को प्राथमिकता देने की नीति भी बनाई गई थी। इस प्रकार अपने हितों को अनदेखा देख करके इन तमिलों में बेगानापन की भावना पैदा हो गई कि नहीं, अलगाववाद की भावना पैदा हो गई कि नहीं, हमको अलग माना जा रहा है, हमको हीन समझा जा रहा है और इन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इसी के कारण वहाँ पे बहुत बड़ा एक प्रकार से गृह युद्ध हो गया था। देखिए, क्वेश्चन 6 देखते हैं। आधुनिक एवं प्राचीन मुद्रा का एक एक उदाहरण दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, आधुनिक मुद्रा क्या है? हम देखते हैं, रुपया कह सकते हैं आप, या फिर आप रुपया है और चेक है, ये सब आधुनिक मुद्राएं हैं। इसके पहले जो मुद्राएं चलती थी, जैसे कौड़ी है, दमड़ी है, धेला है, पाई है, पैसा है, अन्ना है, अठन्नी, चौन्नी, ये सब मुद्राएं चलती थी और प्राचीन मुद्रा हैं। और रुपए, चेक एक आधुनिक मुद्रा है, आप इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि आप एक कीमती विद्युत उपकरण खरीदना चाहते हैं तो उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए किस शब्द का या फिर लोगो को देखेंगे? तो डियर फ्रेंड्स, जो कीमती आप अधिकतर हम देखते हैं सबका अलग अलग लोगो होता है, जैसे खाने की चीज़ों का अलग होता है और विद्युत उपकरण का ISI मार्क होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ISI मार्क देख करके आप इलेक्ट्रिकल चीज़ें ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 आया था। 1930 के दशक में यूरोप में आई भारी आर्थिक कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। सो फ्रेंड्स, 1930 में इतनी ज़्यादा आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था कि 1,30,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। 1929 से 1932 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की दर देखी जाए डियर फ्रेंड्स, तो 45% गिरावट आई। 1929 से 32 मतलब कि ओनली 3 ईयर के दौरान आवास निर्माण की दर में देखें तो 80% की सीधे कमी आ गई। इस दौरान 5,000 से अधिक बैंक ऐसे थे डियर फ्रेंड जो पूर्ण रूप से बंद हो गए। ये प्रमुख परिवर्तन देखे गए थे।
साथ में आप इसको भी करना चाहें। देखिए, चार्ल्स डिकेंस ने लोगों के जीवन एवं चरित्र पर औद्योगिकीकरण के दुष्प्रभावों को कैसे वर्णन किया है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, चार्ल्स डिकेंस हैं जो ने लोगों के जीवन व चरित्र पर औद्योगिकीकरण के दुष्प्रभाव के बारे में लिखा है कि उनके उपन्यास, जो चार्ल्स डिकेंस का उपन्यास है हार्ड टाइम 1834 में वर्णित किया था। तो कोका टाउन एक उदास काल्पनिक औद्योगिक शहर है, वहाँ पे उन्होंने लिखा है, जहाँ पे डियर फ्रेंड्स कोका टाउन में बहुत सारी मशीनें कोई भरमार पड़ी हुई है, धुआं निकलता है, उगलती चिमनियाँ हैं, प्रदूषण से बड़ी नदियां हैं, प्रदूषण बहाया जा रहा है डियर फ्रेंड्स, औद्योगिक प्रदूषण सीधे जल प्रदूषण में मिलाया जा रहा है। और मकान देख लीजिए आप, मजदूरों की बात करें तो वहाँ पे भी मजदूरों के हाथ की संख्या दी है कि वहाँ पे डियर फ्रेंड्स ओनली मशीनों का काम है, मशीन चलाने के अलावा उनकी कोई अहमियत नहीं है वहाँ पे, ओनली वो मशीन चला सकते हैं, इतनी ज़्यादा मशीन है, इतना ज़्यादा औद्योगिक प्रदूषण है उस शहर में। देखिए, उनका एक उदाहरण है कि उनका एक ओलिवर ट्विस्ट 1838 में एक अनाथ की कहानी कहता है, जिससे छोटे मोटे अपराधी और भिखारियों की दुनिया में रहना पड़ा। वो अनाथ था, उसके कोई माँ बाप नहीं था, इसलिए उन्हें किसकी दुनिया में किसके साथ रहना पड़ा, अपराधियों की तरह, भिखारियों की तरह रहना पड़ा। एक निर्मम वर्क हाउस या काम घर में पलने बढ़ने के बाद ओलिवर साइडा ने एक अमीर ने उसको गोद ले लिया, वहाँ वह सुख से रहने लगा। ऐसी दुनिया थी वहाँ पे। यदि आपका कोई नहीं है तो आप चोर भिखारियों की तरह रहेंगे। बहुत सारा मशीनों का शहर है, अब दया वया कुछ नहीं, इतना ज़्यादा औद्योगिकीकरण का दुष्प्रभाव वहाँ पे देखा गया था। चलिए नंबर 10 देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, पहली विशेषता तो इसकी यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटास और चूना की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। दूसरी विशेषता आप ये भी लिख सकते हैं कि यह भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है और सिंध, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र मैदान, कावेरी से इसका निक्षेपण होता है, बह करके लाई जाती है डियर फ्रेंड्स, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। यही इसकी विशेषता है। साथ में इस मिट्टी में दूसरी विशेषता ये भी हो गई। तीसरी विशेषता डियर फ्रेंड्स, इस मिट्टी में गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा अच्छी उगाई जा सकती है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है गेहूं की फसल को। साथ ही इसके अलावा धान, आलू की खेती भी की जा सकती है। क्लियर? तो हमने कौन कौन सी विशेषता देखी? 3। इसमें चूना पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है और गंगा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र से निक्षेपण से लाई गई मृदा होती है। तीसरी, गेहूं, धान, आलू आदि अच्छे से उगाए जा सकते। देखिए क्वेश्चन 12 में देखते हैं, समवर्ती सूची में सम्मिलित किन्हीं 2 विषयों के नाम लिखिए। इन विषयों पर कानून कैसे बनाए जाते हैं, व्याख्या कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, समवर्ती सूची के 2 विषय बताना है आपको। समवर्ती सूची क्या होती है? जिसमें राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, लिखा है समवर्ती सूची के 2 विषय हैं, वन और शिक्षा, और भी विषय हैं, विवाह भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय होता है डियर फ्रेंड्स, उसको समवर्ती सूची में रखा जाता है, क्योंकि उसमें दोनों कानून बना सकें, जिससे जैसे वन और शिक्षा एक ऐसा विषय है जो राज्य सूची का भी है और केंद्र का भी है, इसलिए इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। इन पर कानून राज्य संघ दोनों बना सकते हैं। क्लियर? 13 देखते हैं, प्रत्येक सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। तो डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट। ये नहीं है कि विभिन्नता है तो वो सामाजिक विभाजन हो जाएगा, उनमें अलग अलग देश में बंट जाएगा हमारा देश, बिल्कुल नहीं। सभी का हित यदि ध्यान में रखते हैं अपन लोग तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखिए, हमने आंसर लिखा है, प्रत्येक समाज में सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है। ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ विभिन्नता ना पाई जाए। देखिए, समाज में विभिन्न धर्म वाले लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के, भाषा के, समुदाय के, लिंग के, अलग अलग इत्यादि लोग रहते हैं, जो कि सामाजिक विभिन्नता का एक सूचक है। इसमें भी तो सामाजिक विभिन्नता है, अलग अलग है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यह आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक विभिन्नता सामाजिक विभिन्नता का आधार हो, क्योंकि राजनीति में सभी को एक समान माना जाता है और सभी के लिए डियर फ्रेंड्स इसका आधार नहीं माना जाता है कि तुम इस जाति को हो कि उस जाति को हो तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, या आपको ये भाषा नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, राजनीतिक विभिन्नता सामाजिक विभिन्नता का आधार हो ऐसा नहीं है, क्योंकि विभिन्न समुदाय के विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हित सभी के क्या होते हैं? समान होगा।
उदाहरण के लिए मुंबई में कुछ मराठियों की हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियां भिन्न थीं, लेकिन और धर्म भी भिन्न थे, लिंग भी भिन्न थे हो सकते हैं, परंतु डियर फ्रेंड्स उनका क्षेत्र एक था। वे सभी एक क्षेत्र के विशेष रूप से उत्तरी भारतीय थे। उनका हित समान था। वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे। उपयुक्त कथन अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाती। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमारे भारत में भी बहुत सारे अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन हम अपनी पहचान क्या बताते हैं कि हमें ज़्यादातर नागरिकता किसकी प्राप्त है, हमें कि हम भारतीय हैं। क्या है, हम ओनली भारतीय हैं। इसलिए डियर फ्रेंड्स उसमें लड़ाई खत्म हो जाती है। यदि हम बोले नहीं हम तो हिंदू हैं और हम मुस्लिम हैं, तो लड़ाई स्टार्ट होती है। तो सामाजिक अलग अलग विभिन्नता तो है, लेकिन हमारी नागरिकता क्या है कि हम भारतीय हैं। हमारी पहचान क्या है, हम भारतीय हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जाति किस प्रकार राजनीति का रूप ले सकती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप कोई फ़ायदा उठाना चाहे तो वो तो ले ही सकती है राजनीति का अलग रूप। चलिए देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, राजनीतिक लोग होते हैं जैसे चुनाव लड़ने वाले, ये लोग फ़ायदा उठाने के चक्कर में जाति के अलग अलग रूप से देख सकते हैं वो लोग। जैसे डियर फ्रेंड्स, जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवार का नाम तय करती हैं तो चुनाव के क्षेत्र को मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती हैं ताकि चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी वोट मिल सके। तो डियर फ्रेंड्स, जो राजनीतिक लोग होते हैं, जैसे किसी ने पार्टी बनाई, राजनीति पार्टी, और उसमें एक मेंबर को अपने ही सदस्य का अपने ही टीम का एक मेंबर उन्होंने खड़ा किया, तो डियर फ्रेंड्स वो ये ज़रूर देखते हैं कि इस वाले क्षेत्र में किस जाति के लोग ज़्यादा हैं, तो उन्हीं की जाति का एक मेंबर वहाँ पे खड़ा कर देंगे जिससे कि वो जीत सके। वो लोग फिर वो फ़ायदा उठाएगा, वोट मांगने जाएगा तो बोलेगा हम आपकी जाति के हैं, हम आपके अपने हैं, हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए और हम आपको अपनी जाति के विकास करेंगे, है ना। इस प्रकार फ़ायदा उठाते हैं, राजनीति का रूप ले लेती है। देखिए दूसरा प्रकार से आप देख सकते हैं, राजनीतिक पार्टियां बहुत सारे उम्मीदवार का समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं और राजनीति में जाति का अनेक रूप ले लेती है। तो डियर फ्रेंड्स, वही बताया हमने कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो जातिगत भावना को उकसाती है कि नहीं हम आपकी जाति के हैं, हमें वोट दीजिए। तो ये जाति का एक अलग रूप ये आपको देखने को मिला। वहाँ पे यदि अब वो खड़े करते हैं डियर फ्रेंड्स उम्मीदवार को, तो उसमें हमने देखा कि वो लोग उसी जाति का खड़ा करेंगे जिस क्षेत्र के वहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे। साथ में तीसरा रूप आपको जाति का किस प्रकार देखने को मिलता है राजनीति में, चलिए देखते हैं। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब है यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें जाति क्या देखा हमने, हम देखते हैं कि बहुत सारी पार्टी, जब कोई लोग क्या कह देते हैं कि इस पार्टी का यह जाति वोट बैंक है। जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ पे हिंदू बहुल संख्यक है, तो ये वोट बैंक कहा जाता है हिंदू को। क्यों? क्योंकि इसी जाति के लोग को खड़ा करेंगे और वो हिंदू के भावना को उकसा करके और उसको जीतना ही होता है, क्योंकि इस जाति के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे। अब जो समझदार लोग हैं, समझदार इंसान है, तो वो डियर फ्रेंड्स उकसाने पे भी नहीं उकसते हैं। वो बोलते हैं इंसान का अच्छा होना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है हमारी जाति का है तो हमारा हित सोचे। वो अक्सर अपना ही हित सोचेगा। यदि ऐसी भावना उकसा रहा है तो वो कभी आपका हित नहीं सोच सकता, ना अपनी जाति का है वो, ना वो अपना है अपने घर वालों का है, वो तो सिर्फ अपना है, स्वार्थी है। देखिए, अगर किसी चुनाव क्षेत्र में जाति का लोग प्रभुत्व माना जा रहा है किसी जाति का, तो अनेक पार्टियां उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ऐसे कुछ मतदाताओं को सामने उनकी जाति का एक ही उम्मीदवार होता है। देखिए 5 नंबर देखते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। विश्व भर में कच्चे तेल के भंडार सीमित हैं। यदि लोग वर्तमान दर से इसका दोहन करते रहे तो ये भंडार 35 से 40 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इस समस्या को निपटने के 3 उपायों की व्याख्या कीजिए। सरकार देश के तेल भंडार को इजाफे की योजना बना रही है ताकि कच्चे तेल का आयात कम या रुकने के बावजूद भी देश में पर्याप्त रूप से भंडार बना रहे। सरकार चाहती है कि तेल के व्यापारी उत्पादक देश में तेल की क्षमता बढ़ाने में मदद करें।
2 नई सुरंगें भी बनाने के लिए भारत सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। इससे देश में 12 दिन ज़रूरत कच्चा तेल इकट्ठा किया जा सकेगा। तेल कंपनियां कच्चे तेल के रेट और डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू को हिसाब में हर रोज़ पेट्रोल डीजल की कीमत तय करती हैं। ब्रांड डॉलर बैरल के रूप में ऊपर बना हुआ है। ब्रेंट HPS $80 प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार तेल के भंडार को किया जा रहा है, सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे 2 नई तेल सुरंगें भी बन रही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की संख्या में अधिक वृद्धि क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों की अधिक संख्या क्यों जरूरी है? फ्रेंड्स, ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य यही है कि अत्यधिक ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना इसलिए की जा रही है जिससे जो छोटे किसान हैं और मझले स्तर के जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनको आसानी से बहुत बैंकों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। उन्हें युग के चलते आ रहे जंजीरों से मुक्ति दिलाया जा सके। साहूकारों से हम देखते हैं उनको मुक्ति दिलाई जा सके, जो फंसे होते हैं इन साहूकारों के चक्कर में। और डियर फ्रेंड्स, उनको हमने पढ़ा था लेसन में कि किस प्रकार उनको ठगा जा रहा है। वो कभी मुक्त ही नहीं हो पा रहे हैं इन साहूकारों से, अपने ऋणों से, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए और अपने गौरव को पुनर्जीवित करने में सहायता प्रदान की जा सके, इसलिए बैंक अत्यधिक जरूरी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो डियर फ्रेंड्स, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक इसलिए खोले जा रहे हैं क्योंकि वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक हैं, उनकी सेवाओं एवं सुविधाओं का विकास उनसे नहीं हो पा रहा है, उनका विकास। इस प्रकार क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में निरंतर प्रयास जारी हैं। इन सेवाओं तथा सुविधाओं का अधिक लाभ उचित उनको ज़रूरतमंद को पहुंचाया जा सके, यही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लोकप्रिय होने की प्राप्ति मानी जाती है। ग्रामीण बैंकों को ये अत्यधिक लोकप्रिय हैं क्योंकि ये लोग सीधे ग्रामीण लोगों के बारे में ही सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इसके अथवा का देखते हैं। वैश्वीकरण ने भारत के लोगों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है भारत पर, चलिए देखते हैं। देखिए, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज ने पश्चिमी समाज तथा संस्कृतियों के कुछ बातों को आत्मसात किया है, जैसे महिलाओं की स्वतंत्रता। डियर फ्रेंड्स, व्यक्तियों के जीवन में इस प्रकार प्रभाव पड़ा कि पहले महिलाएं, डियर फ्रेंड्स, रूढ़िवादी अंधविश्वास में बराबरी ना देना, ये सब चलता रहता था, लेकिन अब महिलाओं की स्वतंत्रता हो गई है। रूढ़िवादी तत्वों का विरोध किया जा रहा है। शिक्षा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित हो पाई है इस वैश्वीकरण के चलते। शहरीकरण और जन जागरूकता, संसाधनों की पहुंच में वृद्धि हो रही है। हमारे खान पान, रहन सहन, पहनावे में बहुत विविधता देखने को मिल रही है, आई है। वैश्वीकरण ने हमारे सब विकल्पों की उपलब्धता को बढ़ा दिया है। वैश्वीकरण के कारण हम बहुत सारे बाज़ार में जाते हैं तो अलग अलग वैरायटी की चीज़ों को देख पाते हैं, मिल पाती हैं, हमें उपलब्ध हो पाती हैं। भारतीय समाज में आधुनिकतम तकनीकों का आगमन हुआ है, जैसे लैपटॉप है, एयर कंडीशनर है आदि आज आम बात हो गई है। हम देखते हैं इस वैश्वीकरण के कारण बहुत सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो तकनीकी चीज़ें हैं, वो हमें मिल पा रही हैं इस वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में सूचना पाने के अधिकार का लाभ कैसे उठाते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में डियर फ्रेंड्स पूर्ण अधिकार है सूचना पाने का, जैसे अधिकतम खुदरत मूल्य, उसका MRP कितना है, उसकी लास्ट डेट क्या है। तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की यदि खराबी पाई जाती है तो उससे शिकायत कर सकता है और मुआवजे के रूप में अपनी कीमत भी प्राप्त कर सकता है सूचना के अधिकार के तहत। इसके साथ ही डियर फ्रेंड्स 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन सरकारी विभागों में भी लागू कर दिया गया है। मतलब सूचना पाने का अधिकार
सरकारी विभागों में। देखिए 2005 में अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है। यह जो अपने नागरिक सरकारी विभाग के कार्यकलापों में भी सभी सूचनाएं पाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है 2005 से। उदाहरण देखते हैं, एक श्याम रहती है डियर फ्रेंड्स, उन्होंने एक इंजीनियरिंग स्नातक में नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा किया, साथ ही इंटरव्यू दिया। लेकिन डियर फ्रेंड्स देने के बाद भी एक सरकारी विभाग में उनका रिजल्ट उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा था, बहुत टाइम लग दिया, रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो कर्मचारियों से उन्होंने बहुत सारे प्रश्न भी किए, लेकिन सभी ने उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब डियर फ्रेंड्स उन्होंने श्याम ने अपना सूचना पाने का अधिकार को प्रयोग किया और एक प्रार्थना पत्र दिया। उसमें कहा कि उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उनका अधिकार था, जिससे वह अपने भविष्य की योजना बना सके। तो डियर फ्रेंड्स इस पत्र के कारण उनको न केवल रिजल्ट की घोषणा में देरी के कारणों के बारे में सूचित किया गया कि इस कारण से आपका रिजल्ट रुक गया है, देर हुई है, और साथ ही ये बताया भी गया, और साथ में डियर फ्रेंड्स उसकी नियुक्ति के लिए बुलावा पत्र भी मिल गया, और उनका इंटरव्यू क्योंकि उनका इंटरव्यू अच्छा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में कैसे आर्थिक समस्याओं को पैदा किया, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स भारतीय उद्योग ब्रिटेन और जर्मनी से पहले आयात किए गए इनपुट की कमी की वजह से असुविधा का सामना करना पड़ा था। तो डियर फ्रेंड्स पहले क्या होता था, ब्रिटेन से और जर्मन से वहाँ पे हमारे भारत में आयात किया जाता था, आता था सामान, लेकिन अतिरिक्त मांग के साथ साथ आपूर्ति की बाधाएं भी मौजूद थी। तो इस टाइम पे आर्थिक मंदी के दौर के कारण डियर फ्रेंड्स विश्व युद्ध के कारण सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, तो ये बाधाएं देखने को मिली। कुछ दशकों में विशेष रूप से महामंदी में वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में काफ़ी गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही। खाद्य आपूर्ति के बारे में बात करें तो विशेष रूप से अनाज की मांग में वृद्धि हो गई, खाद्य मुद्रास्फीति में भी भारी वृद्धि हुई। यूरोपीय बाजार के नुकसान के कारण जूट जैसे नकदी फसलों के निर्यात को भी भारी समस्या का उठानी पड़ी, भारी नुकसान पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं, 19वीं शताब्दी में विश्व में आए बदलाव में तकनीक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स 19वीं शताब्दी में बहुत सारे बदलाव आए तकनीकी बदलाव के बारे में बात करना है तो इस युग में मुख्य रूप से तकनीकी की बहुत खोज हुई, जैसे रेलवे, स्टीम से टेलीग्राफ आदि। रेलवे के कारण बंदरगाहों को आंतरिक भूभागों में आपस से जोड़ दिया गया। स्टीम से पाया, इसके कारण माल को भारी मात्रा में अटलांटिक से पार ले जाना आसान हो गया। टेलीग्राफ देखा गया, इसकी मदद से संचार व्यवस्था में तेजी आई और इससे आर्थिक लेन देन बहुत बेहतर हो गया। देखिए एनसीईआरटी की बात करें तो मीट का व्यापार 1870 के दशक में जानवरों को जिंदा अमेरिका से यूरोप जहाज में ले जाया जाता था, जिससे डियर फ्रेंड्स उनको मीट मिलता था, मांस मिलता था, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा मांस खाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स उनको जिंदा ले जाया जाता था, इससे क्या होता था, बहुत सारे जानवर मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। लेकिन जैसे ही रेफ्रिजरेशन की सुविधा टेक्नोलॉजी आई तो इसकी तो तस्वीर ही बदल गई। अब जानवरों को अमेरिका में हलाल किया जा सकता था, अब प्रोसेस्ड या मीट को यूरोप से ले जाया जा सकता, डायरेक्ट मीट को ले जाया जा सकता था, जानवर को ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। इससे क्या हो गया, अब बहुत सारे जो जानवर मर जाते थे, ख़राब जाता था उनका मीट या फिर बीमार पड़ जाते थे, तो उनको असुविधाएं होती थी, तो अब वो सीधे मीट को यूरोप ले जाया जा सकता था, जिससे जहाज़ में उपलब्ध जहाज जगह का बेहतर इस्तेमाल संभव हो पाया। इससे उनकी कीमतें, मीट में जो कीमतें थी उसमें गिरावट आई, कीमतें गिर गईं और यूरोप में मीट अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगा। अब आम आदमी भी नियमित रूप से उसे वो खा सकते थे, ले सकते थे, यूज कर सकते थे, है ना। तो इस प्रकार जब बहुत आसानी से ले जाने लगा तो अब ख़राब नहीं होता था माल उनका, और माल ख़राब नहीं होगा तो वो कीमतें तो गिर जाएंगी, आसान बहुत ज़्यादा जाएगा, ख़राब नहीं होगा तो, और सस्ता भी मिलेगा। इस प्रकार तकनीकी सुविधाओं को देखा गया है। नंबर 21 देखते हैं, भारत में उगाई जाने वाली 2 प्रमुख पेय फसलों के नाम लिखिए और उनके उगाने के क्षेत्रों का भी वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं चाय और कॉफ़ी की, ये पेय फसल है। तो डियर फ्रेंड्स चाय का उत्पादन हम देखते हैं असम के बागानों में ज़्यादातर किया जाता है।
तो यह उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों के देशज फसल है। यह उष्ण आर्द्र और उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु में अच्छी होती है। इस इलाके में उगाई जा सकती है, यह इसका क्षेत्र है। दूसरी फसल की बात करें कॉफ़ी, तो डियर फ्रेंड्स भारत के 3 क्षेत्रों में उगाई जाती है कॉफ़ी, जैसे कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु। दक्षिणी भारत के पारंपरिक कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र हैं ये। इसके बाद देश के पूर्वी तट, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के गैर पारंपरिक क्षेत्रों में नए कॉफ़ी उत्पादक का भी विकास हुआ है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानता को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। यह कथन को न्यायसंगत ठहराइए कि जो वास्तविक जीवन में यदि देखा जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानता को कम करने में सफल नहीं हो पाई हैं। हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या में काफ़ी बड़ी है। डियर फ्रेंड्स, यदि हम देखें कि जब वोट देने का नंबर आता है लोगों का, तो हम देखते हैं ज़्यादातर मतदाता किसके होते हैं? गरीब होते हैं। इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी। इसलिए डियर फ्रेंड्स, कोई भी पार्टी है वो अक्सर यही बोलती है कि हम गरीबों की सहायता करेंगे, ये नहीं बोलती कि अमीरों की सहायता करेंगे, क्योंकि डियर फ्रेंड्स उन्हें पता है कि गरीब ज़्यादा संख्या में है और ज़्यादा वोट उन्हें मिलेंगी, तो उनके मतों से हाथ धोना वो लोग नहीं चाहेगी। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबों के इन सवालों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं जितनी तत्परता उनमें जान पड़ती है। आगे तो बोलते हैं डियर फ्रेंड्स कि हम गरीबों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उतना उनके लिए काम नहीं कर पाते हैं। आ जाते हैं रिश्वतखोरी में। अधिकतर जो गरीब बड़े लोग पैसा देते हैं, फिर उनका काम जल्दी होने लगता है, गरीब बेचारा चिल्लाता रह जाता है। जितने की आप उनकी उम्मीद करते हैं, जितना कि अपन लोग सोचते हैं कि इसकी मतदाता ज़्यादा हैं गरीब, तो इनका काम जल्दी होता होगा, लेकिन उतने जल्दी नहीं होता है। ये देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कुछ अन्य देशों के हालात भी इसी प्रकार हैं, इससे भी खराब है। जैसे बांग्लादेश में देखें तो आधी से ज़्यादा आबादी डियर फ्रेंड्स गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारती है। अनेक गरीब देश के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए भी अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। इतनी ज़्यादा आर्थिक असमानता हमें देखने को मिलती है, और इसने लोकतांत्रिक व्यवस्था ने भी इसको डियर फ्रेंड्स पूर्ण रूप से समाप्त करने में सफल नहीं हो पाई है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। राजनीतिक दल से क्या अभिप्राय है? राजनीतिक दल के किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक दल व्यक्तियों का वह संगठित रूप है जिसके सदस्य राजनीतिक इकाई के रूप में राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साथ प्रयत्नशील रहते हैं, उसको राजनीतिक दल कहते हैं। देखिए, इसके विशेषता या लक्षण की बात करें तो यह लंबी अवधि के लिए संगठन होता है। कतिपय सिद्धांतों तथा नीतियों के बारे में सहमति होती है उस संगठन के लोगों की। यदि उस संगठन से आप जुड़े हैं तो वह राजनीतिक संगठन होते हैं। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अपनी नीतियों को कार्य रूप देने की लालसा होती है कि हम राष्ट्रीय हित को उसमें सर्वोपरि रखा जाता है, तो वो राजनीतिक दल है। देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25वां, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं की तुलना कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में, आर्थिक क्रियाओं के बारे में। तो निजी क्षेत्र की बात करें तो निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें मुनाफे की बात तो की जाती है, साथ ही सामाजिक हितों को पूरा करने पर भी बल दिया जाता है। मेन उद्देश्य सार्वजनिक हित होता है ज़्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र का। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यदि हम देखें डियर फ्रेंड्स तो इनको विभिन्न विभागों में बटे होते हैं। जैसे रेल क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र है। इसमें सबको ध्यान दिया जाता है। हम देखते हैं इसकी टिकट कितनी कम होती है बसों से और सब चीज़ों से, उसमें जो सरकारी रेल वगैरह होती है। डाक है, तार है इत्यादि, ये क्या है? सार्वजनिक विभाग है। ये विभाग विभिन्न मंत्रालय तथा सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं, उनके अधीन होते हैं। उन्हीं क्षेत्र की बात करें फ्रेंड्स तो हम देखते हैं जो टाटा आयरन है और जो विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं, है ना, जो निजी रूप से जिसका मेन हेड निजी व्यक्ति होता है।
इसी प्रकार देखते हैं डियर फ्रेंड्स, जो सार्वजनिक क्षेत्रक है जैसे बैंकिंग वगैरह है, बीमा है, परिवहन है, संचार, बिजली, खनन, ज़्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र का स्थान होता है ना, और दोनों का होता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जो निजी क्षेत्रक हैं वो उसका प्रॉफिट ओनली एक इंसान पे जाता है निजी रूप से, और डियर फ्रेंड्स उसका अधिकतर उद्देश्य ये देखा जाता है वो किस प्रकार से मुनाफा कमाए। सार्वजनिक हम देखते हैं जहाँ पे हर व्यक्ति का मुनाफा देखा जाता है, कहीं किसी को प्रॉब्लम ना हो, जबकि निजी क्षेत्र में हम देखते हैं वो लालच के तौर पे कभी हम देखते हैं फ्रॉड चीज़ें भी ला करके बेच दी जाती हैं, है ना, ये निजी क्षेत्र को। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 26 सब 26वां देखते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए बी और बी। देखिए, 2 लक्षण ए और बी में दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में अंकित किए गए हैं। इन लक्षणों को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए और उसके सही स्थान पर नाम उनके समीप खींची गई रेखाओं पर लिखिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये वाले क्वेश्चन क्या है? वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो वो कौन सा स्थान है फ्रेंड्स? वो है हमारा जब सबसे फर्स्ट में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो था मुंबई, महाराष्ट्र में है जो अभी प्रेजेंट टाइम पे डियर फ्रेंड्स वहीं पे हुआ था। चलिए आपको मैप में बताते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये मुंबई है जो हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आप भर सकते हैं। इसके बाद दूसरी इक्वेशन देखिए क्या देखिए, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, वह कौन सा स्थान था? तो डियर फ्रेंड्स, साबरमती आश्रम से गांधी जी कहाँ थे? गुजरात में। गुजरात के दांडी गए थे, दांडी में जाकर के 345 किलोमीटर की यात्रा की थी, इसके बाद गए थे, पहुँचे थे वहाँ पे नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने। चलिए मैप में बताते हैं, आपको मैप में भरना है क्योंकि। तो डियर फ्रेंड्स, ये है हमारे दांडी, देखिए ये है हमारा गुजरात, यहाँ पे पड़ता है हमारा दांडी। इसके बाद देखिए बी नंबर में, इसी दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 3 को उपयुक्त चिन्हों को दर्शाइए और उनके नाम को लिखिए। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, ए नंबर क्या है? बोकारो। बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र, ये कहाँ पे है डियर फ्रेंड्स? आपको चिन्ह मानचित्र में, रेखा मानचित्र में 3 को दर्शाना है। तो डियर फ्रेंड्स, बोकारो पड़ता हमारा झारखंड में। देखिए फ्रेंड्स, बोकारो जो है ऊर्जा संयंत्र वो हमारा झारखंड में है, झारखंड हमारा ये पड़ता है यहाँ पे। इसके बाद देखिए गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है डियर फ्रेंड्स हमारे गुजरात में। गांधीनगर है ना, गांधी जी का निवास स्थान ही गुजरात था, ध्यान रखिए। इसके बाद थर्ड है तारापुर न्यूक्लियर पावर पॉइंट, ये कहाँ पे है डियर? ये पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है? तो ये है हमारा महाराष्ट्र। आप पूरे देख सकते हैं। सलाल कहाँ है? डैम कहाँ पे पड़ता है डियर फ्रेंड्स? तो डियर फ्रेंड्स, सलाल डैम हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर कहाँ है आप जान सकते हैं, यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर है। देखिए तूतीकोरिन सी पोर्ट, ये कहाँ पे है डियर फ्रेंड्स? तो ये हमारा तमिलनाडु में ये रहा हमारा तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। क्लियर? आई होप फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन आंसर करने में हेल्प मिली हो, नहीं भी और साथ ही डियर फ्रेंड्स आप अपने मन से क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं। ये तो हमने आपको इस पेपर सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिली हो, और साथ ही आप अपने मन से क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, और आप इससे एनालिसिस कर सकते हैं, और आने वाले पेपर के लिए भी आप क्वेश्चन आंसर इससे तैयार कर सकते हैं। इसके बाद के क्वेश्चन हैं जो फ्रेंड्स वो सभी के लिए नहीं है, वो दृष्टि बाधित व्यक्तियों के, विद्यार्थियों के लिए हैं केवल, ध्यान रखिए। तो आप इनको नहीं करिए, उसमें कोई वो नहीं है, आपने वो ऊपर वाले कर लिए।